दूसरा, मैं भारत की तरफ जब जब उनकी तरक्की देखता हूं तो मैं उनकी तरक्की, मैं नाकिद था पहले बड़ी चीजों का। रशिया की तरफ उनके झुकाव का नाकिद था, क्योंकि मुझे खुद अंदाजा नहीं था। मैंने रशिया की हिस्ट्री बाद में पढ़ी तो हमें प्रोपेगेंडा कर करके ये बताया जाता था कि रशिया वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बहुत पीछे है, और मैं भी उसी का शिकार था। हालांकि रशियन साइंटिफिक अचीवमेंट्स बहुत पहले वो चांद पर भी गए और बड़े वेरी कंपेटेबल टू द अदर वर्ल्ड। एक तो सबसे अच्छा उनका डिसीजन ये था कि रशिया क्योंकि पास में था, और दूसरा वहां टेक्नोलॉजी उनसे और उनका उनके साथ उनकी तरफ झुकाव, ये अच्छा फैसला था। दूसरा सबसे बड़ा फैसला उनका ये था कि उन्होंने इंपोर्ट बंद कर रखी थी, हर चीज भारत के अंदर बन रही थी। दूसरा फैसला। तीसरा फैसला उनका यह था कि जब आईटी की इंफॉर्मेशन, आईटी के कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, तो अर्ली डेज में उन्होंने ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद रखी, जहां पे इस वक्त 26 उनके आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट है, जो कि इस वक्त एमआईटी से ज्यादा एडवांस्ड है। एजुकेशन पे काम करना चाहिए था। ये जिहाद इस जमाने में कौन से जिहाद की बात ये कर रहे हैं? और अगर ये भारत से बात करते हैं कि जी उनसे हमने जिहाद करना है, तो फिर वो तो हमसे कहीं आगे चले गए हैं। अब उनको हमारे जैसे लोगों की कोई फर्क पड़ता नहीं है, पाकिस्तान होना हो या ना हो। भारत की इकोनॉमी भी आपने देखा कि कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन उसकी क्या वजह हो सकती है मैं कंपेयर नहीं कर रही, हरगिज हमारा कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी कि सर, बहुत से लोगों ने मुझे कहा भी है कि हम ये तो सीख ही सकते हैं भारत से कि वो आगे कैसे बढ़े हैं। उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी और अपनी इकोनॉमी को खास तौर पे और एजुकेशन फील्ड को भी, क्योंकि बहुत भारत के सारे दुनिया में लोग फैले हुए हैं, तो एजुकेशन, इन तीन चीजों के ऊपर उन्होंने कैसे तरक्की की, क्या चीज उन्होंने ऐसा किया जिससे इतनी प्रोग्रेस आई है भारत में? एक तो आंसू मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने खुद इस्लामिक लॉ पढ़ा, मैं लॉ, और मैंने इस्लाम के बारे में काफी पढ़ा, आज भी पढ़ रहा हूं, क्योंकि पढ़ाई कभी भी कम नहीं होती, ज्यादा नहीं होती कभी। उसमें मैं बताना चाहूंगा, जिहाद के लिए क्लियर गाइडलाइन है। अब हमने इसको जिहाद को कारोबार बना लिया। जिहाद आपके ऊपर फर्ज होता है अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। जब तक वो हालात नहीं होंगे, इस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस वक्त पूरे दुनिया के अंदर जिहाद का नाम जो है वो कारोबार के साथ अटैच है। हमने मजहब को कारोबार बना लिया, ज्यादती की, सख्त ज्यादती की। इस्लाम जिसका नाम ही अमन है, उसको हमने कितना बदनाम कर दिया। सबसे पहले तो ये मैं बात इस पे बताना चाहूंगा कि ये जो बच्चे हैं आजकल के, जिनको पता ही नहीं है कि इस्लाम का मतलब क्या है, इस्लाम क्या है, इनको बस बता दिया जाता है आओ बच्चों जिहाद करें, आओ बच्चों, तो वो डीजे बट के पीछे चल पड़ते हैं। दूसरा, मैं भारत की तरफ जब उनकी तरक्की देखता हूं तो मैं उनकी तरक्की, मैं नाकिद था पहले बड़ी चीजों का। रशिया की तरफ उनके झुकाव का नाकिद था, क्योंकि मुझे खुद अंदाजा नहीं था। मैंने रशिया की हिस्ट्री बाद में पढ़ी तो हमें प्रोपेगेंडा कर करके ये बताया जाता था कि रशिया वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बहुत पीछे है, और मैं भी उसी का शिकार था। हालांकि रशियन साइंटिफिक अचीवमेंट्स बहुत पहले वो चांद पर भी गए और बड़े वेरी कंपेटेबल टू द अदर वर्ल्ड। एक तो सबसे अच्छा उनका डिसीजन ये था कि रशिया क्योंकि पास में था, और दूसरा वहां टेक्नोलॉजी उनसे और उनका उनके साथ उनकी तरफ झुकाव, ये अच्छा फैसला था। दूसरा सबसे बड़ा फैसला उनका ये था कि उन्होंने इंपोर्ट बंद कर रखी थी, हर चीज भारत के अंदर बन रही थी। दूसरा फैसला। तीसरा फैसला उनका यह था कि जब आईटी की इंफॉर्मेशन, आईटी के कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, तो अर्ली डेज में उन्होंने ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद रखी, जहां पे इस वक्त 26 उनके आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट है, जो कि इस वक्त एमआईटी से ज्यादा एडवांस्ड है। और आज उनको फ्रूट नजर आ रहा है, और उनके पीछे लीडरशिप देखें। अगर आप उनके पिछले 10 वजीर आजम देखें तो दे वर वेरी नेशनलिस्ट। कभी अगर आप कंपैरिजन तो खैर बिल्कुल इस वक्त नहीं बनता, आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन आपने कभी देखा है कि उनका कोई वजीर आजम लंदन भाग के चला गया? आपने कभी उनका देखा है कि कोई वजीर आजम जो है उसके बच्चे वहां पे हों? कभी आपने देखा है कि उनके वजीर आजम की प्रॉपर्टियां सारी वहां हैं? कभी आपने देखा है कि हुकूमतें चेंज होने के सारे फैसले किसी और मुल्क में हो रहे हो? बल्कि यहां तक है, सोनिया गांधी जो कि इटालियन है, उन्होंने बड़ा टफ टाइम देखा है, वो इटली वापस जा सकती थी,
लेकिन नहीं कि भारत में रह रही है, अब वहीं के कपड़े पहनते हैं। हमारी इस वक्त मोस्ट पॉपुलर लेडी मरियम नवाज ने अगले दिन जाते दफा स्टेटमेंट छोड़ी है कि मैं सर्जरी कराने जा रही हूं। भाई आप पाकिस्तान के लोगों को एक मैसेज देके गई है कि यू आर थर्ड क्लास ह्यूमन। देखिए मेरे पास पैसा है, मेरे पास वीजा है, मेरे बाप की प्रॉपर्टियां हैं, तो मैं लंदन में सर्जरी करा सकती हूं। यही सिग्नल दिया है ना आपने। फिर आप कहते हैं हम अवामी लीडर है। भाई बहाना कर जाते, कहते मैं आपके बाप से मिलने जा रही हूँ, भाइयों से मिलने जा रही हूँ। उनके मुंह पे तमाचा मार रहे हैं कि क्या जरूरत थी कि मैं सर्जरी कराने जा रही हूँ और आप सर्जरी नहीं करा सकते, आप यहीं मरते हो इस मुल्क के अंदर। ये डिफरेंस है। असल में हकीकत यह है कि आपने सबसे बड़ा मैं बताऊंगा कि नेशनलिज्म के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बड़ी मुश्किल से आपने 75 साल गुजारे हैं, बड़ी मुश्किल से। और अब जिस जगह पहुंच चुके हैं आप, आगे तो आपके देखे ना, मेरी जिंदगी में ये पहला वाकया था कि सूबे अलग अलग अपने बिहेव कर रहे हैं। मेरी जिंदगी में पहला वाकया। मैंने आज तक पाकिस्तान की फेडरेशन को इतना कमजोर नहीं देखा जो आज जितनी कमजोर। एक हुकूमत सिर्फ 27 माइल रेडियस में है, 73 वजीर हैं उनके, 73 और मुल्क डूबा पड़ा है सारा। और उसका चीफ मिनिस्टर जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब का, वो लंदन बैठा है इसको ले जाकर। और आपका 4 करोड़ आदमी खुले आसमान के नीचे है। हर दूसरे दिन आपका कोई ना कोई वजीर जो है वो इंटरनेशनल दौरे पे। बिल्कुल। लेकिन आप चाहते नहीं है ना। दर हकीकत जब तक कौम खुद नहीं चाहेगी तरक्की करना, तो तरक्की किस तरह हो जाएगी। देखिए ना आप और दूसरा मैसेज, ये जो रूलिंग एलीट है आपकी डुअल सिटीजन, सारे बाहर के पड़े हुए हैं। इनको ये नहीं पता कि ये डम है, ये नहीं है कि इनको नॉलेज नहीं है कि कौमें किस तरह तरक्की करती हैं। ये सारे बाहर के पड़े हुए हैं। हमारे अमीरुल मोमिनीन भी ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट थे भाई, जो जिहाद की ट्रेनिंग कराई है उन्होंने। लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना सर, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में अगर कुछ लोगों के पास नहीं है, इनके घर में तो कमी नहीं है, तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो भी अब फॉरेन मिनिस्टर बन गए और जर्मनी पहुंच के उन्होंने स्टेटमेंट दिया कश्मीर के बारे में, और इसी किस्म की बातें वो कर रहे हैं। वैसे आप मेरी अपनी एक राय हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि हिना रब्बानी खैर उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकती थी, लेकिन इनको बनाया गया। नहीं, हिना रब्बानी खैर तो एक वर्कर है, उसको कौन आगे लेके आएगा भाई। वो पैदा हुआ है सोने का चमचा लेकर। लेकिन हिना रब्बानी खैर जो है वो भुट्टो फैमिली से तो नहीं। अगर उनका कुछ जरदारी के साथ रिश्तेदारी होती, भुट्टो फैमिली से रिश्तेदारी होती, तो आज हो सकता है वो भी प्राइम मिनिस्टर होती। यही तो ट्रेजेडी। मैं तो इसको ना सियासत मानता हूं ना जमहूरियत मानता हूं इनको। दोस्तों, मोदी सरकार को सत्ता पर काबिज हुए कई साल हो गए हैं। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। मोदी सरकार को इन 8 सालों में कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो मोदी सरकार के ये 8 साल आम जनता को समर्पित रहे। इस दौरान केंद्र सरकार कई ऐसी जन कल्याणकारी योजना लेकर आई जिनसे आम लोगों को बेहद लाभ पहुंचा। बात एजुकेशन की करें तो आज भारत शिक्षा के स्तर को काफी आगे ले गया है। भारत में आज बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं, जिससे पढ़कर कई हिंदुस्तानी युवक विदेश में जाकर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। अब सामाजिक हो, जीवन हो, अर्थव्यवस्था, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, धरती जल हो या आसमान या फिर रक्षा क्षेत्र, हर जगह भारत का तिरंगा लहरा रहा है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर 70 साल तक आर्टिकल 370 की जंजीरों में जकड़ा रहा। मोदी सरकार ने कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्ति दी। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में देश के वो सभी कानून लागू हो गए जिन्हें 70 साल तक लागू नहीं किया जा सका था। साथ ही जम्मू कश्मीर का अलग झंडा हटाकर अब वहां के सरकारी दफ्तरों में तिरंगा लहराने लगा। अनुच्छेद 370 की बेड़ी टूटने के साथ ही जम्मू कश्मीर के लोगों को अब केंद्र सरकार की लाभकारी योजना का भी फायदा मिलने लगा है, जिनसे कई सालों तक कश्मीर के लोग वंचित रहा करते थे। दोस्तों, देश के सबसे बड़े कानूनी विवाद अयोध्या विवाद का हल भी मोदी सरकार में ही हो गया। सालों से कोर्ट की कार्यवाही में उलझे भगवान राम को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने अयोध्या में राम जन्मभूमि को ही राम का जन्म का स्थान माना।
कोर्ट के आदेश के बाद मोदी सरकार ने राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन कर दिया। तीर्थ क्षेत्र के गठन के साथ ही अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम भी शुरू हो चुका है। तो वहीं मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की काली प्रथा से आजादी दिलाई। मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है 3 तलाक को खत्म करना। 3 तलाक कानून के तहत कोई भी मुस्लिम शख्स मौखिक, लिखित या किसी अन्य माध्यम से अपनी पत्नी को एक बार में 3 बार तलाक देता है तो वह अपराध माना जाएगा। ऐसी मुस्लिम महिलाएं जो 3 तलाक के डर के साए में जीने को मजबूर थी, वह अब आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी रही हैं। मोदी सरकार में देश का चरित्र ही बदल गया। आतंकवाद के मुद्दे पर देश अब सहने की बजाय उसका मुंह तोड़ जवाब देना सीख गया है। 2016 में पाकिस्तान की आतंकी अड्डे पर सर्जिकल स्ट्राइक इसका पहला उदाहरण था। इसके बाद 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश आतंकियों और उनको पालने वाले देश को दिया गया। पीओके में लॉन्च पैड ध्वस्त करना भी जीरो टॉलरेंस का सबूत है। पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में आई कमी नए हिंदुस्तान की संकल्प शक्ति का प्रमाण है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।